नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। मधुकेश्वर जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए थे, जिनमें से जो दो मेजर हैं, एक ये है कि उनके बहुत सारी विमेन के साथ अवैध गलत तरीके के संबंध हैं और बीजेपी की ज्यादातर जो महिला पॉलिटिशियंस हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होकर ही वहां तक पहुंचती है। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि नरेंद्र मोदी जो है वो CIA प्लांट एजेंट। ऐसे ऐसे जुर्म मोदी ने किए हैं भारत देश के साथ जो माफ करने लायक है ही नहीं। इतना काल नेमी आदमी ये CIA प्लांट है और देश को तबाह करने की इसको सुपारी मिली है। तब कौन सा प्रधानमंत्री दुनिया में होगा जो अपनी मीडिया मैनेजमेंट एक पोर्न पेडलर को सौंप दे कि ये इन नेताओं को मोदी जी को भी क्या ओब्लाइज पोर्नोग्राफी से कर रहा था। अब ये सच भी हो सकते हैं आरोप और नहीं भी हो सकते। मधुकेश्वर जी ने कोई प्रूफ एज सच नहीं दिया, एक भी उन्होंने प्रूफ नहीं दिया इनमें से किसी भी बात को सच साबित करने के लिए। लेकिन उनका ऐसा भी कहना है कि उनके अपने पास सारे प्रूफ हैं और वो सही समय आने पर दे देंगे। हमारे लिए जो जानना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम ये डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। हमें क्या लेना देना। कोई भी चलता फिरता यूं ही अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई आरोप लगा देगा तो क्या हम उसकी बात मान ले? नहीं, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। मैं भी ऐसा मानती हूँ। पर पहली बात तो मधुकेश्वर जो है वो कोई चलती फिरती इंसान ऐसे नहीं है। अच्छी एजेड लेडी हैं, एजुकेटेड हैं बहुत, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुकी हैं, मानुषी मैगजीन चलाती हैं काफी लंबे टाइम से, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और नरेंद्र मोदी पर इन्होंने बुक भी लिखी थी। तो काफी सारी इनकी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम इन्हें लाइटली तो नहीं ले सकते। पर फिर क्वेश्चन ये आता है, तो अपोजिशन की कोई चाल भी तो हो सकती है ना। ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि वो अपोजिशन के बारे में भी बोलती रहती हैं, उनके भी सारे चिट्ठे पट्टे वो खोलती रहती हैं। सो एक तो चीज ये हो गई कि वो कोई ऐसी वैसी पर्सन नहीं है। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई इस तरीके की बातें करे उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए और हमें ये जानने का हक है कि सच क्या है। लेकिन मधुकेश्वर के अगेंस्ट अब तक एक भी एक्शन नहीं लिया गया। उनके ट्वीट्स भी वैसे के वैसे पड़े हैं, वो खुले में बोल रही हैं जगह जगह। अब पता नहीं क्यों कोई भी उनके अगेंस्ट ना तो कुछ बोल रहा है और ना कोई हमें ऐसा एक्शन दिख रहा है। अब उन्होंने उनकी कौन सी नस दबाई हुई है ये भी हम नहीं कह सकते। बट पॉइंट इज कि नरेंद्र मोदी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, ही इज आज की डेट में तो वो एक पर्सनैलिटी बन चुके हैं एक्चुअली, महामानव और जाने उनको क्या क्या कहा जाता है। नरेंद्र मोदी के अंदर पूरे देश ने, खासकर हमने, अपना एक विश्वास इन्वेस्ट किया है। हम सब ने ऐसा सोचा कि ये एक अच्छा संत पुरुष है, देश के बारे में इतना सोचता है, इतना करता है, देश को आगे ले जाने के बारे में सोचता है, सच्चा देशभक्त है। ये सब छवि हमारे सामने उनकी बनी हुई थी, तो हमने सब ने यही समझकर उनको ज्यादा से ज्यादा पावर दी। किसी स्टेट के अंदर अगर उनके पॉलिटिशियन अच्छे नहीं भी थे तो भी हमने उनको जिताया कि किसी तरीके से सेंटर के अंदर मोदी रहे। कारण तो एक ही था ना, सबको ये उम्मीद है थी कि ये उद्धार करेंगे देश का, हिंदुओं का, हमारा, सबका। मतलब इन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, हमें उससे भी आपत्ति नहीं थी। हमने कहा अच्छी बात है, सारे हिंदुस्तानी एक ही तो हैं, हमें तो आपत्ति सिर्फ उनसे है जो जो देशद्रोह करते हैं और हिंसा फैलाते हैं, तो हमें लगता है उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए ना। वो उन्होंने नहीं लिए। तो मोदी जी के ऊपर जहां इतने लोगों ने इतना विश्वास डाला है, उन्हें इतना ऊंचा दर्जा दे दिया, वो डिजर्व करते हैं नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हमें तो जानने का हक है कि जिस व्यक्ति को हमने इतनी शक्तियां दी है, ऐसा तो नहीं वो हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। गॉसिप में और इन सब में ना तो मुझे कोई इंटरेस्ट है और ना मैंने उसके लिए चैनल बनाया है, लेकिन हाँ, देश में, मानवता में, समाज में जरूर मेरा इंटरेस्ट है। ऑलरेडी हिंदुस्तान इतनी समस्याओं से जूझ रहा है, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। ऐसे में अगर
जिसके ऊपर हम विश्वास करके चल रहे हैं वो ही विश्वासघात कर रहा हो तो फिर तो ऐसा लगता है ना आपके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन ही खिसका दी हो। तो मधु जी ने कोई भी ऐसे प्रूफ नहीं दिए, लेकिन हाँ, हम सब में इतना विवेक होता है, हम अपने अपने लेवल पर अपने सच को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने तो बहुत बार इस सच को ढूंढने की कोशिश की, मधुकेश्वर के कहने से भी बहुत पहले। आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नरेंद्र मोदी से ऑलरेडी मोह भंग हो चुका है। किसी का बहुत जल्दी, किसी का देर से, किसी का अभी भी चल रहा है, और किसी का शायद कभी होगा भी नहीं। तो वो तो एक अलग ही मुद्दा है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसी पर्सनैलिटी है मेरी लाइफ की जिसके ऊपर मैंने बहुत बहुत मेडिटेट किया है। पॉलिटिकल रीजन से नहीं, पॉलिटिक्स में मुझे कोई इतना इंटरेस्ट कभी नहीं होता था, मुझे लगता था घटिया चीज है। मेरा इंटरेस्ट तो हमेशा समाज उद्धार में, मानवता में रहता था। अब ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाती हूँ क्योंकि अब मुझे उसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है। तो मैं इनके ऊपर रिसर्च करती रहती थी। उसका मेन कारण होता था इनकी वो पब्लिक इमेज जो इन्होंने बनाई हुई थी कि ये तो एक संत आदमी है, इन्होंने तो संन्यास ले लिया था, हिमालय चले गए थे, फिर वहां से किसी साधु ने इनको बोला नहीं नहीं तुम वापस जाओ, तुम्हें तो भगवान ने बड़ा काम करने के लिए बनाया है, देश को तुम्हारी जरूरत है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी स्टोरीज। तो ये वापस आए और देश को संभाला। काफी काम इन्होंने अच्छे भी किए हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मैं किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल ब्लैक या बिल्कुल व्हाइट नहीं देखती। मेरे हिसाब से हर चीज के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं और हमें सारे देखने चाहिए। तो अगर मोदी की मैं बात कर रही हूँ तो मोदी ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, जिनमें से जो एक काम जिसके लिए पूरे देश को इन्हें थैंक्स कहना होगा, कहना चाहिए भी, वो ये है कि इन्होंने देश की मरी हुई आत्मा को जगाया। इसका क्रेडिट इन्हें ही जाता है और किसी को नहीं जाता। इससे पहले और इसके बाद अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं जिसने देशवासियों को हिंदू होने पर गर्व कराया हो, उनके अंदर जो एक हीन भावना आ चुकी थी अपने आप को लेकर, उसको जगाया हो, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया हो, हिंदू साम्राज्य का एक सपना दिखाया हो, धर्म को आगे रखा हो। ये सारे काम इन्होंने किए हैं। बट करने के बाद क्या, सब बेकार भी तो कर दिया। जगा तो दिया, हिंदुओं को जाग गए वो, सब योगदान देने के लिए भी तैयार हो गए। सबने सोचा हाँ मैं भी कंट्रीब्यूट करूं, मैं भी कंट्रीब्यूट करूं। लेकिन फिर उसके बाद क्या, बंटवारे भी इन्होंने करा दिए सबके बीच। हिंदू साम्राज्य तो तब बनता जब मुस्लिम तुष्टीकरण रुकता, वो तो रुका नहीं। हम ऐसा नहीं कहते कि हमें मुस्लिमों से कोई दिक्कत है, नहीं है। जो मुस्लिम अच्छे हैं, हमारे भाई बहन है वो सब, उनसे हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो बाकी सब हैं उनसे तो समस्या है ना। उनके लिए क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। कौन सी समस्याएं ऐसी है, घुसपैठ वगैरह कुछ भी देख लो, कुछ भी दूर नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मोदी को कटघरे में ला करके खड़ा तो करती है कि आपने सपने तो इतने दिखाए, हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे, क्या हुए? आपने हमें सपना तो दिखा दिया इंडिपेंडेंट इंडिया का। जब हम इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करने लगे तो आपने क्या कहीं से किसी को सहयोग किया? कुछ कुछ भी नहीं किया। तो मैं इसीलिए इनके ऊपर रिसर्च करती रहती थी। मेरा मेन इंटरेस्ट ये था कि सबकी तरह मुझे भी लगता था कि ये तो बहुत अच्छे इंसान है, तो ये तो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते। हालत ये होती थी कि जिन लोगों का मोह भंग हो चुका था, मेरे दोस्त वगैरह, वो जब इनके बारे में कुछ बोलते तो मैं कहती नहीं नहीं, तुम क्यों ऐसे ही बोलते हो? ये भी तो देखो कि एक इंसान को कैसी मतलब सिचुएशन में राज्य संभालने को मिला जब कांग्रेस ने बिल्कुल बेड़ा गर्क किया हुआ था। तो हमें उसको कुछ समय तो देना पड़ेगा ना, और कर तो रहे हैं। मैं इस तरीके से डिफेंड किया करती थी। जैसे आज मधु जी के लिए सारे बोल रहे हैं ना कि उनके अपने कोई पर्सनल बेनिफिट रहे होंगे, शायद वो अपनी कोई सीट पक्की करना चाहती थी जो उनको नहीं मिली, और इसलिए आज वो सडनली ऐसी हो गई। तो मैंने इनको, इनके पुराने वीडियोस भी देखे, 4-5 साल पुराने वाले भी, अभी वाले भी देखे, कि पता तो चले कौन इंसान कितने पानी में है। जो मैंने पाया, मैंने ये पाया कि इनकी स्टेटमेंट सेम है तब भी और अब भी। यूजुअली जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी स्टेटमेंट चेंज होती है। जो सच बोलता है उसको तो पता होता है सच यही है, वो 10 साल बाद भी यही बात बोलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसका दृष्टिकोण बदल जाए एक चीज को देखने का,
तो वो उसको क्लियर भी करेगा कि ये मेरा दृष्टिकोण बदला है, लेकिन वो इंसान नहीं बदलता, उसका सच नहीं बदलता। तो वो भी क्लियर कर रही है अपने दृष्टिकोण को इस तरीके से। ये सब बातें ना हमको मतलब समझने की जरूरत है। मैं अपना एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप समझो कि मधु किश्वर को तो हम इग्नोर कर सकते हैं ऐसा कहकर, बट अबाउट मी, आई एम अ नॉर्मल सिटीजन। ना तो मेरे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध है, ना मेरा कोई ऐसा नाम है, ना कोई ऐसी चाहते हैं, फिर भी मेरा भी तो मोह भंग हो रहा है। मैं आपको वही बता रही हूँ मेरा कैसे मोह भंग हुआ। तो जब हम इन बातों को समझते हैं और अपने आप को भी उस जगह रखकर देखते हैं, तो हमें समझ आ जाता है ये बातें तो बेसलेस है। एक व्यक्ति को किसी समय पर कुछ दिख रहा था तो उसने उसके हिसाब से किया। अब जब उसको अगर दूसरी साइड भी दिख गई और वो आज भी लकीर का फकीर बन गए, पुरानी ही राग को अलापता रहे, तो ये तो कोई सेंस नहीं है। इसलिए ये जो बात है इसको तो मैं नकारती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का मोह भंग हुआ है, बहुतों का हुआ है। तो मैं ये नहीं कह सकती वो अकेली है। अब मैं ये भी नहीं कह रही वो सच्ची कह रही होंगी, हो सकता है झूठ कह रही हो, ये तो समय बताएगा। हम तो सिर्फ अपना दिमाग लगाकर थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव जो था नरेंद्र मोदी को स्टडी करने का वो ये था क्योंकि मैं भी सोशल वर्क करना चाहती थी। मेरे अंदर हमेशा से मानवता और ये सब बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कुछ तो करो, दुनिया में आए हो तो क्या यूं ही मर जाना है, कुछ तो करो मतलब समाज के लिए। तो मुझे जो क्वेश्चन आता था दिमाग में वो ये आता था कि क्या ये पॉसिबल है कि आप कोयले की खान में जाओ और काले ना हो, मतलब गंदगी में जाकर आप अच्छे काम कर दो और आपके ऊपर उसका असर ना हो। क्योंकि मोदी की जो छवि होती थी उसमें लगता था कि ये इंटैक्ट है उस बुराई से बिल्कुल। और यही मेरी पजल बनी हुई थी कि मान लो कभी मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, क्या ये संभव है कि मैं बिना मतलब अपने चरित्र को गंदा किए, अपनी सोच को, अपनी आत्मा को मैला किए, ईमानदारी से रहकर वहां सारे काम कर पाऊं? मुझे तो निकाल कर पहली बार फेंक देंगे ना। एक वो मूवी आई थी नायक, अनिल कपूर की मूवी, बहुत जबरदस्त मूवी थी, मतलब रियलिटी थी बेसिकली। आप जो बोल रहे हैं सुनने के लिए अच्छा है, बहस के लिए अच्छा है, लेकिन लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो। अच्छा इंटरव्यू था वो। बंसल साहब, आखिर सबने मिलकर मुझे भी पॉलिटिशियन बना ही दिया। तो वो मूवी मुझे हमेशा याद रहती है कि यही अंजाम होता है जब कोई सच्चा सीधा इंसान जिसके पास इतनी पावर नहीं है वो वहां चला जाए। तो मोदी कैसे टिके हुए हैं, दैट वाज द क्वेश्चन। भाई वो तो एक चाय बेचने वाले साधारण मनुष्य थे, ऐसे कैसे सारी कंट्रीज इतनी उनकी तारीफ करती है, जिसको देखो वो उन्हें सम्मान दे रहा है, ऐसी तो कोई खास बात भी नहीं है। भाई या तो वो सच में कोई अवतार है, महापुरुष है, तब तो ठीक है, और या फिर हो सकता है कोई और करवा रहा हो उनके लिए ये सब कुछ, ये भी संभव है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे अंदर उठते थे। मेरा इनसे मोह भंग होना कब स्टार्ट हुआ? मैं इनको स्पिरिचुअल एंगल से ही स्टडी करती थी, क्या वास्तव में इतनी पुण्य आत्मा है जितना दिखा रहे हैं? क्योंकि मेरा मेन फोकस वही था इनके लिए। तो सबसे पहले तो मेरा मोह भंग हुआ जब वो केस चला था शाहरुख खान के बेटे का, और समीर वानखेड़े उसको बहुत ईमानदारी से हैंडल कर रहे थे। और जब उनको दिल्ली जाना पड़ा, मुझे पूरी उम्मीद थी अरे दिल्ली में तो मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी ये कभी भी भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे और वो समीर वानखेड़े को सपोर्ट करेंगे कि चलो तुम इसका पर्दाफाश करो। मैं ऐसा ही सोच के बैठी थी। उल्टा ही हो गया। उन्होंने समीर वानखेड़े को तो ट्रांसफर ही करा दिया, उस केस से ही हटा दिया। तो पहला झटका लगा, समथिंग इज देयर। फिर और झटके लगे, कोविड में झटका लगा, जब देखा जबरदस्ती हर एक को वैक्सीन ठोकी जा रही है, चाहे उसे जरूरत है या नहीं है, फिर भी। अब आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका और वो उससे रिकवर कर चुका, यानी उसकी बॉडी ने उस वायरस का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, एंटीबॉडीज बन चुके। वैक्सीन भी तो यही काम करती है ना, कि बीमारी होने से पहले वो ब्लूप्रिंट तुम तैयार कर लो। हमारे केस में बीमारी होने के बाद तैयार हुआ, और मुझे ऑलरेडी हो चुका था, और मेरी बॉडी ने ही उसको डील किया था। दवाइयां कुछ नहीं कर सकती एक्चुअली। 5 दिन के अंदर मेरी बॉडी ने उसको डील करके खत्म कर दिया था।
10-15 दिन पर तो मैंने अपनी वर्कशॉप्स लेनी स्टार्ट कर दी थी। तो जब मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी उनके अंदर नेचर ने ही वैक्सीन लगा दिया, तो हमें क्यों फोर्स किया गया वो वैक्सीन लेने के लिए, जो ठीक से जिसके ऊपर रिसर्चेस भी नहीं हुई अभी। चलिए बाकियों का समझ आता है, एक आपदा आ गई है तो कुछ तो उसमें करें, लेकिन जिनके ऊपर आपदा नहीं है उन्हें क्यों डाला गया इसके अंदर? क्यों हमें मजबूर किया गया कि तुम कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो अब तुमको वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा। सब जानते हैं उसके साइड इफेक्ट हुए और अभी भी हो रहे हैं। रिसर्च तो हुई नहीं ना उसके ऊपर जितनी होनी चाहिए, लेकिन फार्मा कंपनीज ने खूब नोट अपने छाप लिए अच्छे से। अब इसके पीछे के और क्या कार्ड्स हैं वो तो धीरे धीरे खुल जाएंगे, बट यहां पर फिर मुझे एक और झटका लगा। फिर तीसरा झटका लगा जब मैंने देखा ये राम रहीम जैसे घटिया आदमी से, क्रिमिनल व्यक्ति से, उसको बार बार उसको पेरोल पर बाहर लाते हैं इलेक्शन का अपना बेनिफिट लेने के लिए। तो मेरे दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आया कि ये व्यक्ति जो संत महापुरुष है वैसे अधर्मियों से मदद क्यों ले रहा है? लेकिन फिर वो होता है ना, जब आपका किसी पे फेथ ज्यादा होता है ना तो डाउट करना भी थोड़ा ऐसा लगता है आप कुछ गलत कर रहे हो। तो लगा कि हो सकता है भाई, अगर समाज का उद्धार करना है तो सत्ता में तो रहना जरूरी है, तो शायद उसी के लिए। बट फिर मेरे अंदर दूसरे क्वेश्चन आए, ठीक है अगर ऐसा भी है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने उसको कहा और वो मान गए आपका काम करने को, कोई डील ही हुई होगी ना, बदले में आप भी तो उसको कुछ दे ही रहे होगे ना। और क्रिमिनल आदमी आपसे कोई अच्छी चीज तो मांगेगा नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा ही मांगेगा जो गलत होगा। तो एक संत पुरुष क्या ऐसे कॉम्प्रोमाइज करेगा? तो जवाब आया नहीं करेगा। मैं होती तो नहीं करती, कृष्ण होते तो नहीं करते, पर मोदी जी ने तो किए, एक बार नहीं कई बार किया। फिर अगली बार मोह भंग हुआ जब आरजी कर का रेप का केस चला। उसको तो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, हर रोज क्या हो रहा है सब बारीकी से मैं देखती थी। और मैं बस ये देखना चाह रही थी कब मोदी जी एंटर करेंगे इसके अंदर, और कब न्याय मिलेगा उस लड़की को, उन सारे लोगों को जो रोज सड़क पर उतरकर धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, बार बार कभी पीएम से कभी प्रेसिडेंट से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और सबको दिख रहा था कि उस केस के अंदर बहुत बहुत गलत तरीके से उसको हैंडल किया जा रहा था, लेकिन फिर भी चुप्पी रही। कुछ सेंटर से हेल्प नहीं आई इनके पास। जो सुनने को मिला वो पॉलिटिक्स, ममता ऐसी है, ममता वैसी है, ममता ये करती है, ममता वो कर रही है। वो तो पता था ना पब्लिक को, आपसे उम्मीद करके ही तो आपको लेटर लिख रहे थे। ममता तो घटिया है वो तो पता था सबको, पर आपने क्या किया? वहां मेरे दिमाग की एक और बत्ती जली कि ये कैसी मानवता है? फिर किस बात के संत? अगर तुमने अगर यही सब करना था तो फिर क्यों डंका बजा रहे हो, मैं संत हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मंदिरों में जाना ये वो, जिस राम की बात करते रहते हैं, फिर इन्हीं के मिनिस्टर जो हैं उस राम के अस्तित्व पर ही क्वेश्चन उठा देते हैं और ये कुछ नहीं कहते। तो इसका मतलब वो आस्था भी झूठी है। चलिए इसके बाद मेरा अगला मोह भंग हुआ जब मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, जब बांग्लादेश वाली हालत वहां पर हिंदुओं के साथ कर दी गई। लगा आरजी कर में तो चलो आपने प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया, शायद कोई पॉलिटिकल रीजन रहे हो, इतनी पॉलिटिक्स की तो समझ थी नहीं, न्यूज में जो सुनते थे तो मान लिया होगा कोई कारण इसके पीछे, हमें इतनी समझ नहीं है। अब क्या कारण है? अगर अब भी आप चुप रह सकते हो तो फिर तो कल को जब सारा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, जब जब हर जगह मुर्शिदाबाद बन जाएगा, तब भी आप चुप ही रहना? तो फिर आपको हम लेकर क्यों आए हैं यहां तक? वहां मुझे एक और झटका लगा। कैसा इंसान है ये? आपको पावर दी है, आपको वहां बिठाया है ले जाकर, और आपके रहते रहते ये सब काम हो रहे हैं। चलिए कश्मीर में तो जो हुआ, आपकी सत्ता नहीं थी तब, अब तो आपकी सत्ता है, अब क्यों हो रहा है ये सब कुछ? फिर देखिए इलेक्शन के लिए, बंगाल में इलेक्शन जीतने के लिए तो
पुलिस फोर्स वगैरह सब लग गई, लेकिन उन मासूमों को बचाने के लिए नहीं लगी। फिर तो ममता ही करेगी सब कुछ। ये दोगलापन किसी संत का नहीं होता, महापुरुष का तो नहीं होता। ये तो किसी पॉलिटिशियन का हो सकता है, जो कि नॉर्मल ऑर्डिनरी है, जो शायद मधुकेश्वर कह रही है वैसा कोई इंसान। बट एनीवेज, ये भी बीत गया। अब महाकुंभ में स्टैम्पेड हुआ, हमें सबको पता है, स्टैम्पेड में बहुत लोग मरे हैं ये भी पता है, लेकिन सब छुपा दिया गया। डाटा जितना रिलीज किया गया बस वही 30-35 लोगों का, जबकि ये सच है बहुत लोग मरे थे उसके अंदर। और प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों की डेड बॉडीज तक उनके रिश्तेदारों को नहीं मिली। स्टैम्पेड में मैं मोदी जी को दोष नहीं दे रही, हाँ इसमें तो जरूर दोष दे रही हूं कि जब वहां इतनी अरेंजमेंट नहीं है, इतनी पब्लिक को इनवाइट क्यों कर लिया। इतनी पब्लिक आएगी तो कुछ भी हो सकता है, मतलब थोड़ा कुछ होना तो चाहिए ना। एक दिन में इससे ज्यादा लोग नहीं आएंगे, पहले से रिजर्वेशन करो, कुछ तो होना चाहिए। पर ऐसे कोई इंतजाम नहीं, बस आ जाओ आ जाओ। सबको ये दिखाना था कि देखो हमने कितना बड़ा महाकुंभ किया, कितनी जनता उसके अंदर आई। उससे कोई दिक्कत नहीं है, जनता गई अच्छी बात है, लेकिन क्या साधारण इंसान जा सका। मैं खुद जाना चाहती थी। प्लेन की टिकटें 25,000 30,000, मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। ये तो एक साइड का है, फिर दूसरी साइड वहां वो घटिया से घटिया होटल्स के भी रेट 10,000 15,000। तो तीरथ करने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, मतलब जब आप जा ही नहीं पा रहे वहां पर, साधन ही नहीं है, ट्रेनों में अलग मारकाट मची हुई है। कहने का मतलब ये है, साधन ठीक से तो करो ना। ठीक है, अच्छी बात है आप महाकुंभ आयोजन कर रहे हो, अच्छी बात है, धर्म को बढ़ा रहे हो, लेकिन फिर थोड़ा उसका उस तरीके से अरेंजमेंट भी होना चाहिए। पर चलिए कोई बात नहीं, जाने देते हैं वो भी। स्टैम्पीड के लिए भी हम दोष उनको नहीं देने वाले थे, क्योंकि अंडरस्टूड है इतनी गैदरिंग के अंदर कोई भी अराजक तत्व जो हैं आकर के ऐसी हरकतें कर सकते हैं, और सबको रोकना कुछ हद तक संभव नहीं हो पाता। पर फिर ये डेटा छुपाने की क्या जरूरत थी। मतलब कौन ऐसा सच्चा धार्मिक व्यक्ति है, अपनी आत्मा पर इतना बोझ लेके कौन चल सकता है कि एक एक पुण्य काम के अंदर एक व्यक्ति आया वहां स्नान करने, उसकी मृत्यु हो गई हमारे गलत मैनेजमेंट की वजह से, और हमने उसकी डेथ को ही मतलब छुपा डाला। कितने लोग मिसिंग रहे, डेड बॉडीज ही नहीं मिली लोगों को उनकी। मतलब मैं अगर उनकी जगह होती तो मेरी आत्मा पर तो ये ऐसा बोझ हो जाता जिसको मैं तो नहीं संभाल पाती कभी भी। और ये बोझ योगी जी की आत्मा पर दिखा था, जब उनकी आंखों से वो आंसू झलक रहे थे ना, उनका फेस रीड किया था मैंने कि इन्हें चुभ रही है ये बात अंदर, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। बोले कैसे, जिस पार्टी का वो हिस्सा है तो उसके हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। चलिए, ये भी निकल गया। फिर यूजीसी में तो कुछ बचा ही नहीं। आज भी देख लीजिए, इतने महीने हो गए यूजीसी की बात को हुए, चुप्पी है। एक बार भी इन्होंने आकर पब्लिक के सामने ये नहीं बोला कि हाँ ये गलत नियम आ गया था, नहीं आना चाहिए था, हम इसे वापस ले रहे हैं। नहीं लिया। कोर्ट ने इंटरफेयर किया, पर इन्होंने नहीं किया। और इसी वजह से आज की तारीख में अब हालत ये है, मैं क्या, मेरे जैसे बहुत पहले जो इनका भाषण सुनते थे स्पेशली, अब कहीं आ भी रहा हो तो हटा देते हैं उसको वहां से। मन ही नहीं करता, लगता है झूठे आदमी को क्या सुनो, जो एक तरफ एकता की बात कर रहा है, दूसरी तरफ उसने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, और जो कि हो भी नहीं रहा था। मतलब ऑलरेडी इनको जनता जब जिता रही है बिना जातिवाद किए हुए भी, फिर भी इन्होंने जातिवाद कर दिया बीच में। और आज की तारीख में नासूर बन गया है ये, इतना इन्होंने उसके ऊपर वो कर दिया। वो बिल तो पास हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ जो इन्होंने अंबेडकर जी को भगवान बना दिया, वो और ज्यादा खतरनाक हो गया। तो ऐसे में अगर मधुकेश्वर कहती है कि ये सीआईए प्लांट है, तो क्वेश्चन तो आते हैं ना मन में। हाँ, प्रूफ नहीं है हमारे पास कोई भी, और मैं भी नहीं बोल सकती। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं क्यों किसी पे इल्जाम लगाऊं। इस समय देखिए क्या है, हम एक ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं जहां समझ लो हम बारूद के ढेर पे खड़े हैं, और जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। मतलब अगर मान लो
मोदी सच में एक अच्छे इंसान है और सच में देशभक्ति ही है, और हम उन पे शक करके उनको यहां से हटा दें, तो भी हम बहुत बड़े डेंजर जोन में हैं। क्यों? क्योंकि फिलहाल तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इससे बेटर। बाकी पार्टीज तो बिल्कुल ही बेकार है। और वाइस वर्सा, अगर सच में ये CIA प्लांट है तो और भी ज्यादा खतरा है। क्योंकि जिसको हम मित्र समझ रहे हैं, अगर वो शत्रुता कर देगा तो बचाव करना मुश्किल हो जाता है। और हिंदुस्तान का तो इतिहास रहा है, जख्म अपनों ने ही दिए हैं हमेशा। बाहर वाले तो तोड़ नहीं सकते थे, अपनों ने गद्दारी करी हमेशा। इसलिए गांधी 2 के लिए हम तैयार नहीं हैं, वास्तव में नहीं है गांधी 2 के लिए तैयार। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही मधुकेश्वर सही कह रही है गलत कह रही है, मेरा ये मुद्दा ही नहीं है। बोलते रहते हैं लोग, बहुत कुछ बोलते हैं, मेरा तो मुद्दा सिर्फ इतना है, क्या इस बात में जरा भी कहीं कोई सच्चाई है? उस तक पहुंचने की कोशिश है मेरी तो, कि अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या? एक गांधी थे जिन्हें हमने भगवान बना दिया था। अब गांधी ने भी बहुत अच्छे काम किए थे, ऐसा नहीं किए। कोई भी इंसान पूरा गलत नहीं होता, पूरा सही नहीं होता। तो गांधी का भी जो एक बहुत बड़ा योगदान है वो है देश को जोड़ने का। उस समय पर कोई मीडिया वीडिया ये सब नहीं होता था, फिर भी उन्होंने जगह जगह पद यात्रा करके, आंदोलन कर करके लोगों को इकट्ठा किया, स्वदेश की भावना कम से कम जगाई। तो इसके लिए उनको क्रेडिट जाता है और जाना भी चाहिए। लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया? जो देश को जोड़ने चला था उसी ने देश को तोड़ दिया। सभी जानते हैं, पार्टीशन के अंदर, नेहरू को चुने जाने के अंदर मेन रोल तो गांधी का था। फिर उसके बाद भी जो इतनी हिंसा हुई हिंदू मुसलमानों के नाम पर, और जिसमें उन्होंने मुसलमानों का ही साथ दिया, तो ये सब क्या था? सोच के देखिए, अगर नेहरू की जगह सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर बने होते, कुछ और ही जगह होता हमारा ये देश। किसकी वजह से नहीं बने? गांधी की वजह से नहीं बने। अगर जब ये बंटवारा हुआ था उसी समय ये डिक्लेयर कर दिया जाता कि अब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, मुसलमानों को हमने दे दिया उनका राज्य, अब यहां सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेंगे और ये हिंदू राष्ट्र ही होगा, और इसमें हिंदू मान्यता से ही जिया जाएगा। अब उसमें जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी के ऊपर कोई फोर्स तो है नहीं कि तुम्हारा वहां जाने का मन नहीं है फिर भी जबरदस्ती जाओ, नहीं रहो, लेकिन फिर अब तुम हिंदू बन जाओ, हिंदू धर्म को अपना लो। ये कर सकते थे ना उस समय, कर दिया होता तो आज इतनी बड़ी समस्या नहीं खड़ी होती जो ये हो चुकी है। गजवाए हिंद और ये सारे ख्वाब अब जिसको पूरा करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं लगातार। ये कहने का मेरा पॉइंट यहां पर ये है कि एक व्यक्ति जिसको हम हमारा मसीहा मान रहे हैं, उसी ने हमको ऐसा आघात दे दिया जिससे हम आज तक नहीं उभर पाए। ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरा व्यक्ति जिसको हमने फिर से भगवान मान लिया है, मैं तो नहीं मानती, खैर मेरा मोह भंग हो चुका है, मैं पहले भी कोई अंधभक्त नहीं थी, लेकिन हाँ उनकी तरफ इंक्लिनेशन था बहुत जबरदस्त, इससे मेरे को कोई डाउट नहीं है। पर मैं भगवान नहीं मानती बिल्कुल भी, लेकिन बहुत लोग मानते हैं। देखा था ना बंगाल में, अब तो प्रॉपर आरती भी स्टार्ट हो गई थी उनकी वहां पर। ऐसे ही तो होता है, धीरे धीरे बन जाएंगे ये भी एक कल्ट। अगर फिर इन्होंने भी यही किया तो देश को पहले तो जोड़ दिया और उसके बाद तोड़ दिया। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं चाहती हूं, मैं आपको ये नहीं कह रही एंटी मोदी हो जाओ या कुछ भी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही आपको। मैं सिर्फ कह रही हूं बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, आंखें बंद करके चलना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आंखें खोलो, क्वेश्चन उठाओ, अपने अंदर भी मंथन करो, जैसे मैंने अपने एग्जांपल्स दिए आपको भी दिखेंगे ऐसे आपके अंदर। मंथन करो अपने आप से, डिस्कस करो, ऐसी वीडियोस पर भी कमेंट करो, डिस्कशन में लेकर आओ इन बातों को। ठीक है, हमारे पास इस समय बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी नहीं है, ये सच्चाई है,
हमें खड़ी करनी पड़ेगी, और खड़ा करना इतना आसान नहीं होता, इतनी जल्दी खड़ा करना, और ये बात वो भी जानते हैं। पर एटलीस्ट अगर हमें सच पता चलता है तो हम पीएम की ऑप्शन को तो बदल सकते हैं। इनके पास ऐसा तो है नहीं कि और नेता नहीं है, बहुत अच्छे नेता हैं, हम उनको तो पिक कर सकते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। गजवाहे हिंद करने वाले पूरे अपने उसमें लगे हुए हैं तरह तरह से। हम अगर अब भी सोते रह जाएंगे ना, तो फिर वही बात है, जैसा आघात गांधी ने दे दिया था मोदी भी दे देगा, अगर ये बातें सच हुई तो। और मुझे लगता है क्वेश्चन करने में कोई कोई एतराज नहीं है, हमारे तो भगवान तक क्वेश्चन करने से नहीं रोकते, तो मोदी जी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। जो सच्चा इंसान होता है उसको जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अपने खिलाफ उठती एक आवाज को भी धमकाकर नहीं, प्यार से समझाकर, क्लैरिटी देकर शांत कराना चाहिए। पर मोदी जी तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। यूजीसी के आंदोलन के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन था, मिलना था बस सबको, इन्होंने क्या किया, हाउस अरेस्ट करा दिया सबको, जो जो वहां जाने वाले थे, जिनमें एक अजीत भारती भी है। तो मतलब क्या अब हमको हमारे देश में आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं रहा? क्या हम इसलिए लेकर आए थे मोदी जी को यहां तक कि हमारी आवाज को कुचल दो? तुम गलत कानून लेकर आओ और हम उसके खिलाफ आवाज भी ना उठा पाए। ये कुछ प्रश्न हैं जो हमें सबको करने चाहिए अपने आप से, और इनके उत्तर भी ढूंढने चाहिए और समाधान भी ढूंढना चाहिए। अगेन मैं कह रही हूं, मैं दोष नहीं दे रही, मैं ये भी नहीं कह रही कि वो सच में ऐसे हैं, पर मैं ये भी नहीं कह रही वो ऐसे नहीं है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमारा काम है बस आंखें खोलो, इससे पहले कि कोई फिर से पीठ पर छुरा घोंप दे, अलर्ट हो जाओ। तो यही बस क्लैरिटी इस वीडियो के जरिए मैं आपको देना चाहती थी। कमेंट कीजिए, बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और कोई नेगेटिव कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कोई यहाँ नेगेटिव बातें नहीं बोली है, ठीक है ना। कुछ लोगों को मजा आता है, वीडियो का टाइटल देखते हैं और उलूल जुलूल कुछ भी लिख देते हैं बिना वीडियो को सुने। तो उस सब की कोई जरूरत नहीं है। जो मोदी को बहुत ज्यादा मानते हैं, अभी तक भक्ति करते हैं, मुझे उनसे भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि कभी तो हम भी मानते ही थे ना उस तरह से। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा गंदगी फैलाओ, शांति से सुनकर आप नहीं और एग्री, कोई बात नहीं, रहने दो, मत तो एग्री। अल्टीमेटली तो हम सब तो एक ही है ना, तो आपस में क्यों लड़ना है हमें एक व्यक्ति के लिए? हम तो सिर्फ एक क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमें पानी चाहिए, सबको पानी चाहिए। ये जो समय है ना, अगर इसमें आपस में लड़ेंगे ना, तो मान के चलो 10-15 साल बाद हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा। शत्रुओं ने सब तरफ से घेरा हुआ है, बस जो है वो है। अभी आपके पास आपकी अपनी स्ट्रेंथ अभी फिर भी 80% हो। इस 80% को हमें स्ट्रांग बनाना है। वो तो इसको काट रहे हैं ना, देखो ना, अब इस 80 में से जातियां निकाल दी, ओबीसी ये सब निकाल दिए, सबको तो किए जा रहे हैं अलग। तो फिर बचेगा क्या? जब ये 80 30-40 ही रह जाएगा और वो भी कायर, तो क्या अपनी रक्षा कर पाएगा? ये सोचने वाली बातें हैं। इस वजह से हम आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं रह सकते, और इसी वजह से मधुकेश्वर की बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मानो मत, कोई बात नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, मधुकेश्वर से कह सकते हैं भाई, जब तुम कह रहे हो तो फिर प्रूफ भी तो दो ना। देने भी चाहिए, मैं खुद मानती हूँ, जब आप इतनी बात कर रहे हो तो प्रूफ भी तो दो। ये क्या हुआ, एक तीर चला के छोड़ दिया बस हवा में? तो इट शुड नॉट बी दैट। जो भी कुछ है लाओ ना जनता के सामने, ताकि जनता फिर अपना फैसला कर सके। तो चलिए, इस बारे में आपके जो विचार हैं कमेंट करके बताइए, और पॉजिटिव रहिए, लेकिन आंखें खुली रखिए। नमस्कार।